जनता की आर्थिक मजबूती का दावा। खगड़िया में 20 केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू। 20,561 छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और पुलिस बल तैनात। नए नियम और शर्तों के साथ खुले बॉर्डर। 11 महीने बाद खुला नेपाल सीमा बॉर्डर। नेपाल गृह मंत्रालय ने कुल 30 बॉर्डर खोलने के किए आदेश जारी। जमशेदपुर में कोटका विधायक ने किया प्रखंड मुख्यालय में निरीक्षण के समय पदाधिकारी कर्मचारी रहे गायब। लगातार मिल रही गायब होने की शिकायतें। खलारी में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान रकम बरामद। चेकिंग के समय जीप से बरामद हुए 25 लाख रुपए। पुलिस ने जीप को किया जब्त। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना बजट पेश किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में ये पहला पेपरलेस बजट है और इसी बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है, जिसमें जनता की आर्थिक मजबूती का दावा किया गया है। वहीं रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, इंश्योरेंस जैसे तमाम मुद्दों को लेकर निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है कि ये बजट इन सभी को रोजगार मुहैया कराएगा, इन सभी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने वाला है ये बजट। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। कोरोना काल में पहली बार ये पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जिसमें जनता की आर्थिक मजबूती का दावा किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की गहराई बढ़ाने के लिए प्रावधान भी किए हैं। We have revamped the post-matric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative intertraining program between India and Japan. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पेश होने वाला ये पहला पेपरलेस बजट कई मायनों में अहम रहा। केंद्र सरकार से लोगों को काफी कुछ उम्मीदें थी। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस बजट में काफी कुछ समाहित करने की कोशिश भी की है। ऐसे में हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने राजधानी रांची में जाने माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल से बजट समझने की कोशिश की है। क्या कुछ खास है इस बजट में, आइए आपको सुनवाते हैं। निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। कई चीजों को समाहित करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर क्या कुछ है इस पूरे बजट में, हमारे साथ बात करने के लिए अर्थशास्त्री मौजूद हैं। हरीश्वर दयाल जी, इस पूरे बजट को आप कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल समय था अभी का बजट, तो इस मुश्किल समय में एक कोशिश की गई है बैलेंसिंग की, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी। तो पहले हम लोग बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो रिसोर्स क्रंच से सफर कर रहा है देश। उस रिसोर्स क्रंच में एक उम्मीद थोड़ी सी थी कि बनी इकोनॉमिक सर्वे के बाद, जो कि कह रहा है कि एक वी शेप रिकवरी दिख रहा है देश में। लेकिन वी शेप रिकवरी के बाद भी अगर हम लोग देखें तो 2021 में
जीडीपी हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कम हो गया है 7.5% से, कम होने की आशंका है। पहले दो अगर क्वार्टर में देखें जिसका डेटा आ गया है, तो उसमें पहले क्वार्टर में 23.9% से कम हुआ था हमारे देश की आय, और दूसरे क्वार्टर में 7.5% से। तीसरे चौथे क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, तब भी कुल मिलाकर के 7.5% से हमारी देश की आय कम हो रही है। अच्छा, थोड़ा रोकना चाहेंगे आपको। जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, उसमें जहां तक पूरी अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी, कहीं न कहीं कृषि को एक मजबूत आधार बताया गया था। तो कृषि के लिए इस बजट में क्या कुछ खास आपको लगा? हाँ, कृषि में कोशिश की गई है, और कृषि पूरे अगर हम लोग कोविड समय में देखें तो कृषि देश में ही नहीं उनके राज्यों में भी काफी अच्छा रहा, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा किया लॉकडाउन के समय में, तो फसल पे उसका पॉजिटिव असर पड़ा है। और दूसरा, लेकिन अगर कृषि पर देखें तो कृषि पर ध्यान इसलिए इस बार भी ज्यादा दिया गया है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको लुभाने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। जैसे कि एमएसपी का कहा गया है कि फसलों का 1.5 गुना होगा उनके कॉस्ट से, यह इस बजट में अनाउंस किया गया है। या फिर प्रोक्योरमेंट की बात कही गई है, तो उसके लिए ज्यादा फंड अलोकेट किया गया है। तो यह है फार्मर्स के लिए। फिर मैं आ रहा था जहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर रोड देखें तो उसका डायरेक्शन फिर पॉलिटिकल हो गया है, जहां पर कि जो 3 राज्य जिसमें कि अभी असेंबली इलेक्शन होने वाला है, वहां पर ज्यादा फंड अलोकेट किया गया है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में। बंगाल में भी फोकस ज्यादा। हाँ, तमिलनाडु, असम और बंगाल में, इन 3 राज्यों में जहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाला है। दयाल जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वी शेप में जीडीपी ग्रोथ होगा, इसका आपको लगता है कि दूरगामी आसार दिख सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ हो सकता है इस बजट के बाद? थोड़ी रिकवरी तो का अंदेशा मिलना शुरू हो गया है 3rd क्वार्टर से ही, लेकिन अभी बहुत स्लो है। जैसे आप देखिए कि कुछ सेक्टर हैं जहां पर कि रिकवरी शुरू हुआ है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या कैपिटल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ हुआ है, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो कुछ शुरू हुआ है। और अगर मान लेते हैं ये कोविड वैक्सीन काफी जल्दी पड़े और कोविड से की केसेस कम होने लग जाएं, तो जो लोगों में फियर है, खास करके वह सेक्टर जहां पे कॉन्टैक्ट नेसेसरी हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम कर सकेंगे। टूरिज्म के लिए भी आपने कुछ देखा इस बजट में खास? नहीं, अभी तक नहीं देखा हूं मैं, लेकिन टूरिज्म भी तभी ग्रो करेगा जबकि कुछ थोड़ा सा रिवाइव किया है टूरिज्म, लेकिन वो ग्रो करेगा जबकि कोविड से हम लोग उबर जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार को किन 2-3 चीजों पर ज्यादा काम करना चाहिए था कि आने वाले समय में जीडीपी जो है वो तेजी से ग्रो कर सके? जीडीपी ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो आप देखेंगे कि कुछ निवेश किया गया है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, यह सभी जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगा। और लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि लोगों को लगे कि अगर कोई बीमारी होती भी है इस तरह की, तो हमारा अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुत महत्वाकांक्षी बजट है और कोरोना की विपरीत परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए, इन सब चीजों से उबारने के लिए काफी कुछ इसके पहले भी किया था, जब 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है आर्थिक पैकेज किसानों को दिया गया, किसानों को माफ कीजिएगा, बहुत सारे सेक्टरों में दिया गया था। इस बजट में 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ऋण के लिए किया गया है किसानों का, तो इसका लाभ कितना ज्यादा मिल सकता है किसानों को? हाँ, ये लेकिन अगर हम लोग देखें, ये जो 2 तरह के हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था 20 लाख करोड़ का, उसको देखें या जो अभी के अनाउंसमेंट हैं, होता क्या है, जो फिस्कल स्टिमुलस होता है उसका असर तुरंत दिखता है, मॉनेटरी स्टिमुलस का असर पूरी तरह से नहीं भी हो सकता है और नहीं दिखता है। मॉनेटरी स्टिमुलस को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र में कि वह उसी तरह से होता है कि जैसे आप घोड़ा को पानी पिलाना चाह रहे हो, तो अगर मान लीजिए घोड़ा को प्यास नहीं लगा हुआ है, तो आप लाख कोशिश कीजिएगा उसको पानी के पास ले जाने का, तो नहीं भी पी सकता है। वही इनके साथ होता है कि अगर आप ऋण उपलब्ध कराते हैं, लोग ऋण लेंगे या नहीं लेंगे, इच्छुक होंगे कि नहीं होंगे, वह निर्भर करता है उनके क्रेडिट अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी कितनी है।
तो निश्चित तौर पे हमारे साथ अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जी मौजूद थे। कहीं ना कहीं बजट को थोड़ी सी बारीकी से समझने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी चीजें इंटरनली अभी है जिसको अभी सामने आनी है और आने वाले समय में इस बजट के दूरगामी क्या कुछ असर होंगे भारतीय इकोनॉमी पर, क्या बाजार कितना ज्यादा खुल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमने कोशिश की कि आपको मोटी बातें इस बजट की बहुत सामान्य तरीके से बता सकूं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो जाने माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने मुश्किल समय में बैलेंसिंग की बात कही है इस बजट के द्वारा, वहीं वी शेप रिकवरी की भी बात उनके द्वारा कही गई। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो संसद में बजट सत्र पेश हुआ है जिसको लेकर आर्थिक मजबूती का दावा किया गया है। वहीं मोदी सरकार में कोरोना काल में जो कई आर्थिक मजबूती के लिए जनता को कई राहत पैकेज दिए गए हैं, इसकी भी घोषणा इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। वहीं इस दौरान बजट को लेकर कई कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन झाबरा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने बजट को लेकर के बताया, सुनवाते हैं आपको। विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि हम इस वक्त जो है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है और यहाँ पर जो चैम्बर के जो लोग हैं वो पिछले 2 घंटा से जो है इस बजट पर नजर बनाए हुए थे, स्टडी कर रहे थे कि क्या कुछ इस बजट में झारखंड के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए दिया गया, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद सबसे एकदम कहें कि अलग बजट माना जा रहा है, पेपरलेस बजट है और यह भी कहा जा रहा है कि 100 सालों में ऐसा बजट जो है पहली बार पेश किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष छाबड़ा साहब। तो सर बताएं कि इसमें इस बार जो बजट जो पेश किया गया है, क्या कुछ लग रहा है इस बजट से? देखिए, कोविड के बाद का पहला बजट जो होना चाहिए था और सभी सेक्टर्स के ऊपर में एक सरकार का फोकस होना चाहिए था जो खर्च करने का, उसमें देखा गया कि फ्यूचरिस्टिक बजट है और सभी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल इस्टेट, सभी पे प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो कहीं न कहीं ये अगर इस फेज में हम लोग देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ में बजट पेश किया गया है। कुछ एक चीजें हैं जो कि एक डिमांड क्रिएटिंग के हिसाब से हम लोगों की भी मांग थी कि टैक्स के अंदर में कुछ छूट होनी चाहिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लोगों के हाथ में जब बचत हो तो एक डिमांड क्रिएशन की सिचुएशन होती है। तो उस फ्रंट पे अगर देखा जाए तो कुछ छूट बढ़ाई जा सकती थी, जो इनकम टैक्स की स्लैब में भी छूट नहीं बढ़ाई गई है और एटीसी, एटीडी इसके अंदर में छूट का हम लोगों ने प्रावधान के लिए कहा था। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो सस्ते घर की हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर में जो रेगुलर अभी स्कीम चल रही है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये माना जा रहा था कि टैक्स में जब छूट मिलेगा तो लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, जीडीपी का जो तो वो है ग्रोथ ज्यादा होगा। तो अब क्या लगता है, आप लोग चूंकि चैम्बर से हैं, लगातार चीजों पे नजर बनाए हुए थे, तो क्या लगता है कि कितना जीडीपी में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, इस पार्ट से हम लोगों ने जो टैक्स छूट की बात कही थी उसमें मैंने पहले ही कहा कि कहीं न कहीं लैग कर रहा है बजट। हालांकि सरकार ने और सारे सेक्टर्स के ऊपर में स्पेंडिंग के थ्रू जो है मार्केट में पैसा लाने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं न कहीं जब खर्च होगा तो वो पैसा भी मार्केट में आएगा ही। तो ओवरऑल वो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को बूम करता है और जीडीपी में ऐड होता है। लेकिन एक डायरेक्ट बजट की जो एक आम नागरिक की जो डायरेक्ट बजट की जो बचत की जो बात है वो कहीं न कहीं वो टैक्स छूट के अंदर में मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। और जीएसटी के अंदर में भी हमारा सरलीकरण की हालांकि बजट में बात कही गई, लेकिन उसका एक ब्रॉडर फ्रेम जो है वो हमें नहीं दिखा कि किस तरीके से सरलीकरण, चूंकि अभी जो जीएसटी के अंदर में प्रावधान आ रहे हैं वो काफी जटिल आ रहे हैं और उसके अंदर में हम लोगों ने एक स्टेक होल्डर्स के साथ संयुक्त समिति की गठन की मांग की थी, जिसपे भी बजट पे ध्यान नहीं दिया गया। तो देश जो है अभी आत्मनिर्भर और डिजिटल की रेस में है,
तो क्या लगता है इस बजट से जो है आत्मनिर्भर भारत बनने को कितना सहयोग मिलेगा, लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा, खासकर उद्योग जगत की बात करें या छोटे उद्योग जो शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कितना बेहतर है ये? देखिए, छोटे उद्योग जो शुरू करना चाहते हैं, नए उद्योग, उसके अंदर में एक चीज एक्सपेक्टेड थी बजट के अंदर में कि आप उनको इंसेंटिव दें। वेजेस के ऊपर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके अंदर में वेजेज में भी आपको इंसेंटिव देने की बात करनी चाहिए थी, और एक स्पेशल लोन की जो है बात होनी चाहिए थी जो कम से कम 3-4% के ऊपर में एमएसएमई सेक्टर्स को मिले। तो कहीं ना कहीं बजट के अंदर में इसका प्रावधान नहीं होना, ये चूंकि हमारे उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के लिए एक लैकिंग की बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टेट झारखंड को भी हम लोग अगर देखें तो डायरेक्टली बजट के अंदर में कुछ नहीं दिया गया है, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो किसी के अंदर में भी, लेकिन बजट में कुछ बातें हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क की बात कही गई, तो हम लोग भी उसके अंदर में एक पार्ट हैं, और सरकार यहाँ की और केंद्र सरकार मिल करके कि एक टेक्सटाइल पार्क कम से कम झारखंड को उसमें से मिले। ऐसी जो योजनाएं हैं वो यहाँ से भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से बराबर पत्राचार के माध्यम से कि इस बजट में जो निकल के आया उसमें हम झारखंड में क्या ले सकते हैं। जैसे नए मेट्रोज की बात कही अभी, नियो और मेट्रो लाइट के प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो वैसे प्रोजेक्ट हमारे झारखंड में कम से कम शुरुआत कैसे हो, इसके लिए भी सरकार को भी प्रयासरत रह करके उसी में से निकालना होगा। देश में एक बहुत बड़ा पार्ट है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। मैं ज्यादा नहीं पार्ट बाई पार्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो क्या रियायतें दी गई हैं, कितना इन सब क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या बदलाव हो सकते हैं इसमें? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में तो बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं, और हेल्थ सेक्टर में हालांकि बजट को बढ़ाया भी गया है, और जितने तरह के इसमें जो सबसे अच्छी एक बात पूरे देश स्तर में जो रूरल एरियाज में वेलनेस सेंटर खोलने की बात कही गई है, वेलनेस सेंटर से ये। और आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के शास्त्री भवन, जहां बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। Place in the budget. I've just given a probably just a feeler on what capacities we are talking about, whether it is establishing of labs, whether it is establishing of National Institute of Virology, or whether it is looking at the blocks where you need critical care centers, or whether you're looking at testing labs. Let's just remind ourselves that when the lockdown happened, we had probably just a few, if I'm right, 2 or 3 testing labs in this country. During the lockdown, that number was increased to a couple of hundred. Now, therefore, one of the things that we've aimed here is testing labs, Institute of Virology, aspirational districts having better health care. So, infrastructure spend for health has gone down to the level of planning for the block level requirements, aspirational district level requirements, state level requirements, and national institute level requirements. So 2 feature when I said are, one in general spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget. 5,45,000 crores is what we are giving for this year. And health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year, has gone to 223 lakh crores. So you find big numbers in health, big numbers in infrastructure. But this doesn't really mean that we've ignored agriculture, where there too we have placed emphasis. I've increased, as I read it out in the budget, the allocation for NABARD for being able to send more credit through to the farmers. Agricultural infrastructure development cess is something which we are bringing in without on any one single item wherein we are putting the cess the end consumer paying more than what he is paying today. It is just a restructuring we've done, for instance, of the basic customs duty,
Where it was, let us say, 12%, we brought it down to 7% and added possibly only 3% on the infrastructure development cess. End of the day, the consumer has ended up paying that much only or less. In no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development cess. That we have done only because we wanted to be sure that in order to improve agricultural infrastructure, we have a dedicated amount coming out of the budget, rather than that going into the consolidated fund. It might still go, but we know what has got to be used for agricultural infrastructure. So if these are the kinds of things broadly we've done, equally important is the reform that we're bringing in the financial sectors. Disinvestment to continue, LIC to have IPO, insurance sector to have more in terms of opening up for 74% for FDI. These are very clearly steps, progressive steps in financial sector. Other than that, one major cry of all the banks have been the NPAs, for which we have been repeatedly giving capital infusion. In order that the bank books are cleared and cleaned up, we have come with an announcement of a formulation through which the NPAs will be culled out of the bank's books based on some formulation, not any discretion there. It goes to a holding company-like structure, which after doing the necessary, sprucing up and also cleaning up and weeding out problems of that particular asset, will be through an open process, attract asset reconstruction companies which can come and bid for those assets. Even at that stage, after some haircut obviously, banks will get some money back to those NPAs, for which they only kept provisioning for the NPA, but didn't have the wherewithal to dispose them off legitimately. So we are giving that comfort to the banks. And also for funding the infrastructural requirements, a development finance institution is being brought in. All lessons learned from the IDBI, which started as a DFI but later went on to become a scheduled commercial bank-like functioning and couldn't succeed at that, are taken on board. So this DFI, even as it comes with about a 20,000 crore given by the government, which with a little more every now and then added, will eventually be used for raising about 5 lakh crores in a matter of next 3, 4, 5 years, is a formulation where when the law gets passed on that, we will still have an opportunity for the private sector also to set up their own development finance institution. So this country is not going to be, the needs of this country are such that just one development financial institution which is set up by the government will be adequately meeting up with the demand requirements. No, and therefore we see a future for a DFI which is partly funded by the government and raises capital from the market, is also competing with private sector DFIs. Largely this much, but very quickly I'll move over to talking about how we have not lost the opportunity to clean up government's own books. I had started it in July 2019-20, continued it in February 20, and even now we have made accounts more transparent. Nothing is pushed under the carpet. You're showing clearly where's the money going. Money given to FCI is also brought on board. So accounting of government expenditure and revenue statements are all now lots more transparent and open, and absolutely upfront stated the fiscal deficit, where everybody was advising, and rightly because everyone had concern that the economy should revive, advising us, please spend more. We not only ensured that the capital expenditure of the government was repeatedly reviewed and spending was encouraged and pushed, we ensured that the spending will not get delayed, and that is why even though we announced one capital expenditure amount during the BE, even that has gone up, that in the RE I had to make additional provisions for it. With that in mind,
We have also increased the spending in the forthcoming year. As a result, borrowing increased. Our fiscal deficit, which started at 3.5 during February 2020, has gone to 9.5% of the GDP. So we have spent, and we have spent. Otherwise, your fiscal deficit wouldn't have reached this number. But does that mean that we are going to show it and forget it? We've also given a clear glide path for deficit management and bringing it down. The Finance Commission has also been suggesting that we should be giving a glide path. We've given our glide path, I think, which broadly explains where we are, broadly gives you a broad picture. Specific items are also there about which we can expand, but I suppose in response to your questions. Thank you. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे आप, जहां उनका कहना है कि इस बजट से देश की आर्थिक मजबूती होगी। वहीं कृषि और किसानों को ध्यान में रखकर ही ये बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरा बजट आज पेश किया है। वहीं पहला कोरोना काल में पहला पेपरलेस बजट है, जिसमें कृषि, किसान, व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं बिजली उत्पाद को लेकर के भी इस दौरान वित्त मंत्री द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तो इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित कर रही थी। उनका कहना है कि कृषि और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट पेश किया गया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस बजट में खासा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि कृषि के साथ साथ सारे जितने भी व्यवसाय हैं, डिजिटलाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत को भी ध्यान में रखा गया है। छोटे व्यवसायियों को कैसे बढ़ोतरी मिलेगी, कैसे उनका रोजगार एक बार फिर से पटरी पे आ पाएगा, इसको भी ध्यान में रखकर बजट में काफी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो ये पहला कोरोना काल में पहला पेपरलेस बजट है, जिसमें सारे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस दौरान प्रेस को दी जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।